द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हाई स्टेक्स प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो हर सक्सेसफुल टेक कंपनी को फेस करनी पड़ती है। कल्पना कीजिए कि आप नेटफ्लिक्स के चीफ इंजीनियर हैं। फ्राइडे नाइट है और एक ब्लॉकबस्टर शो का नया सीजन अभी ड्रॉप हुआ है। आपका मेन डेटाबेस मेल्ट होने की कगार पर है। लाखों लोग एक साथ स्ट्रीम कर रहे हैं। आप सर्वर को और पावरफुल बना चुके हैं, मतलब वर्टिकल स्केलिंग, पर अब वो भी काफी नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? इसी सवाल का जवाब हमें माइक्रोसॉफ्ट के अजूर आर्किटेक्चर सेंटर से मिले एक बेहतरीन आर्टिकल में मिलता है। आज की हमारी गहरी पड़ताल का विषय है शार्डिंग पैटर्न। हम समझेंगे कि ये क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे लागू करने में असल दुनिया की चुनौतियां क्या हैं। हमारा मिशन है इस टेक्निकल कॉन्सेप्ट की परतों को खोलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक अकेला डेटा सर्वर आखिर फेल क्यों हो जाता है। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये वो प्रॉब्लम है जो हर कोई चाहता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो रही है। ये तो है। लेकिन एक सिंगल सर्वर की अपनी फिजिकल सीमाएं होती हैं। आर्टिकल 4 मुख्य लिमिटेशंस बताता है। पहली है सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब हर डिस्क की एक सीमा होती है और एक पॉइंट के बाद आप और बड़ी डिस्क नहीं लगा सकते। बिल्कुल। और स्टोरेज के अलावा भी तो लिमिटेशंस हैं। दूसरी सीमा है सर्वर के अपने कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की, यानी उसकी प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी। हाँ, जब हजारों यूजर्स एक साथ डेटा एक्सेस करते हैं तो सीपीयू और रैम पर इतना दबाव पड़ता है कि रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है और सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। और तीसरी लिमिटेशन है नेटवर्क बैंडविड्थ। सही। सर्वर तक आने और जाने वाले डेटा ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना बढ़ सकता है कि नेटवर्क कनेक्शन ही एक बॉटलनेक बन जाए। रिक्वेस्ट फेल होने लगती हैं। और चौथी लिमिटेशन है ज्योग्राफी से जुड़ी है, जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। कानूनी या परफॉर्मेंस कारणों से यूजर्स का डेटा उनके रीजन के पास स्टोर करना जरूरी हो सकता है, जैसे यूरोपियन यूजर्स का डेटा। जीडीपीआर की वजह से यूरोप में ही रहना चाहिए। अच्छा। तो अगर आपके यूजर्स पूरी दुनिया में फैले हैं तो एक सेंट्रल डेटा स्टोर काम नहीं करेगा। तो ये साफ है कि सर्वर को और ज्यादा पावरफुल बनाना, यानी वर्टिकल स्केलिंग, बस एक टेम्पररी फिक्स है। हाँ, असली सॉल्यूशन है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, यानी और सर्वर्स जोड़ना। और यहीं पर शार्डिंग की भूमिका आती है। तो आसान शब्दों में शार्डिंग है क्या? शार्डिंग का मतलब है डेटा स्टोर को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, जिन्हें शार्ड्स कहते हैं। शार्ड्स? हाँ, शार्ड्स। हर शार्ड का स्कीमा यानी स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, लेकिन वे डेटा का एक अलग हिस्सा रखते हैं। इसे एक बड़ी लाइब्रेरी की तरह समझिए। एक ही विशाल बिल्डिंग बनाने के बजाय, जो मैनेज करनी मुश्किल है, आप शहर में कई ब्रांचेस खोल देते हैं। ठीक है। हर ब्रांच यानी शार्ड में किताबें रखने का तरीका, मतलब स्कीमा, वही है, लेकिन हर ब्रांच में अलग अलग किताबें हैं, यानी डेटा। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है। जाहिर है इसके फायदे होंगे, जैसे स्केलेबिलिटी। पर एक सवाल है। जी, पूछिए। ये जो ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर वाला आर्ग्यूमेंट है, क्या वो आज भी उतना ही वैलिड है? मतलब क्लाउड प्रोवाइडर्स के पावरफुल मैनेज डेटाबेसेस के जमाने में क्या खुद शार्डिंग मैनेज करने का ऑपरेशनल ओवरहेड उस कॉस्ट सेविंग को खत्म नहीं कर देता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। थियोरेटिकली हाँ, स्टैंडर्ड हार्डवेयर का इस्तेमाल कॉस्ट इफेक्टिव है। आप महंगे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स के बजाय कई सस्ते सर्वर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही पकड़ा, इसका दूसरा पहलू है कॉम्प्लेक्सिटी। शार्डिंग को मैनेज करना, मॉनिटर करना, रीबैलेंस करना, ये सब बहुत बड़ा ऑपरेशनल ओवरहेड है। तो कॉस्ट सेविंग का फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी टीम के पास इसे हैंडल करने की एक्सपर्टीज और ऑटोमेशन टूल्स हैं या नहीं। राइट। और परफॉर्मेंस का क्या शार्डिंग हमेशा परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता ही है? ज्यादातर मामलों में हाँ। वर्कलोड को अलग अलग शार्ड्स में बांटकर आप कंटेंशन यानी एक ही रिसोर्स के लिए होने वाली खींचतान को कम करते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई शर्त होगी। हाँ, यहाँ भी एक शर्त है। परफॉर्मेंस का फायदा तब मिलता है जब आपकी ज्यादातर क्वेरीज एक ही शार्ड के अंदर पूरी हो जाती हैं। अगर आपको बार बार कई शार्ड से डेटा इकट्ठा करना पड़े, जिसे क्रॉस शार्ड क्वेरी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो परफॉर्मेंस एक सिंगल डेटाबेस से भी बदतर हो सकती है। ठीक है, तो फायदे शर्तों के साथ आते हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सिस्टम को ये कैसे पता चलता है कि कौन सा डेटा किस शार्ड में जाएगा? ये मैजिक कैसे होता है? इस मैजिक के पीछे है शार्ड की। शार्ड की डेटा का एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे किसी यूजर की आईडी, टेनेंट आईडी या लोकेशन, जो ये तय करता है कि वो डेटा आइटम किस शार्ड में स्टोर होगा।
शार्ड की का चुनाव सबसे क्रिटिकल डिसीजंस में से एक है। क्रिटिकल क्यों? अगर गलत की चुन ली तो क्या होता है? क्या पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है? द स्टेक्स सीम इनक्रेडिबली हाई। स्टेक्स वाकई बहुत हाई हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि शार्ड की स्टैटिक होनी चाहिए, मतलब ये ऐसी जानकारी पर आधारित नहीं होनी चाहिए जो बदल सकती है। अच्छा, अगर शार्ड की बदल गई तो डेटा को एक शार्ड से दूसरे में मूव करना पड़ेगा, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की ऑपरेशन है। इस की का इस्तेमाल शार्डिंग लॉजिक करता है, जो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह एप्लीकेशन से आने वाली हर रिक्वेस्ट को सही शार्ड तक पहुंचाता है। तो क्या डेटा को शार्ड्स में बांटने का कोई एक स्टैंडर्ड तरीका है, या इसके लिए भी अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं? नहीं, एक तरीका सब पर फिट नहीं होता। सोर्स मटेरियल 3 मुख्य स्ट्रैटेजीज बताता है और हर एक के अपने ट्रेड ऑफ्स हैं। चलिए, पहली स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं। पहली है द लुकअप स्ट्रैटेजी। इसे आप एक लाइब्रेरी के कार्ड कैटलॉग की तरह समझ सकते हैं। कोई भी किताब ढूंढने से पहले आपको कैटलॉग में जाके देखना पड़ता है कि वो किस शेल्फ पर है। इसी तरह इस स्ट्रैटेजी में एक मैप होता है, एक तरह की डायरेक्टरी जो शार्ड की को सीधे शार्ड से जोड़ता है। जैसे मैप बताएगा कि टेनेंट आईडी 132 का डेटा शार्ड सी में है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन लॉजिक को हमेशा ये पता होना चाहिए कि मैप डेटाबेस कहाँ है। ये तो सिस्टम में एक और डिपेंडेंसी, एक और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जोड़ रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर मैप डेटाबेस डाउन हो गया तो पूरा सिस्टम रुक जाएगा। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड है। हर डेटा रिक्वेस्ट के लिए पहले मैप को देखना पड़ता है, जो एक अतिरिक्त स्टेप है और लेटेंसी जोड़ सकता है। और मैप डेटाबेस को हाईली अवेलेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप डेटा को शार्ड्स के बीच आसानी से मूव कर सकते हैं। बस मैप में एंट्री बदलनी होती है, एप्लीकेशन कोड को छूने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लुकअप स्ट्रैटेजी में फ्लेक्सिबिलिटी है, पर एक एक्स्ट्रा स्टेप और डिपेंडेंसी का ट्रेड ऑफ है। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरी है द रेंज स्ट्रैटेजी। इसे आप एक फोन बुक की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, अगर आपको एस से शुरू होने वाले सारे नाम चाहिए तो आप सीधे उसी सेक्शन में जाते हैं। इसी तरह इसमें संबंधित आइटम्स को एक साथ एक ही शार्ड में रखा जाता है, शार्ड की के क्रम में। उदाहरण के लिए जनवरी महीने के सभी ऑर्डर्स एक शार्ड में, फरवरी के दूसरे में। इसका मतलब ये रेंज क्वेरीज के लिए बहुत अच्छी होगी। जैसे पिछले महीने के सभी ऑर्डर्स दिखाओ। ऐसी क्वेरी सिर्फ एक शॉट पर जाएगी और तेजी से रिजल्ट देगी। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें हॉटस्पॉट्स का बहुत बड़ा खतरा होता है। हॉटस्पॉट्स? इसका मतलब है कि कुछ शार्ड्स पर दूसरों के मुकाबले बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। हाँ, मान लीजिए मल्टी टेनेंट सिस्टम में नए टेनेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप टेनेंट्स को सीक्वेंशियली शार्ड्स में डाल रहे हैं तो सारा लोड सबसे नए शार्ड पर आ जाएगा, जबकि पुराने शार्ड्स लगभग खाली पड़े रहेंगे। ये तो लोड को बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। हाँ, और ये स्केलेबिलिटी के मकसद को ही खत्म कर देता है। ओके, तो रेंज स्ट्रैटेजी में हॉटस्पॉट्स का खतरा है। इसका मतलब है कि हमें डेटा को बेतरतीब ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई तरीका चाहिए, ताकि कोई एक शार्ड ओवरलोड ना हो। क्या तीसरी स्ट्रैटेजी इसी समस्या को हल करती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरी स्ट्रैटेजी, द हैश स्ट्रैटेजी, का मुख्य उद्देश्य हॉटस्पॉट से बचना ही है। इसे आप एक कोड चेक काउंटर की तरह समझ सकते हैं। जब आप अपना कोड देते हैं तो आपको एक रैंडम सा दिखने वाला टिकट नंबर मिलता है। ये टिकट नंबर इंश्योर करता है कि सारे कोड्स इवनली स्प्रेड आउट हैं, ना कि एक ही हुक पर टंगे हैं। सही। इसी तरह इसमें शार्ड की पर एक हैशिंग फंक्शन चलाया जाता है, जो डेटा को शार्ड्स में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इससे क्रमिक रूप से आने वाले टेनेंट्स जैसे टेनेंट 55 और 56 भी अलग अलग शार्ड्स में चले जाते हैं, जिससे लोड बैलेंस होता है। ये तो लोड बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो इसका ट्रेड ऑफ क्या है? कोई भी सोल्यूशन परफेक्ट नहीं होता। इसका ट्रेड ऑफ है इनफ्लेक्सिबिलिटी, खासकर डेटा रीबैलेंसिंग के मामले में। रेंज स्ट्रैटेजी में आप आसानी से एक रेंज को स्प्लिट करके नए शार्ड में डाल सकते हैं, लेकिन हैश स्ट्रैटेजी में अगर आपको शार्ड्स की संख्या बदलनी है, मान लीजिए 10 से 11 करनी है, तो आपको हैशिंग फंक्शन बदलना पड़ सकता है। और उससे क्या होगा? ऐसा करने पर लगभग सारा डेटा रीशफल हो जाएगा, जिसे एक शार्ड से दूसरे में मूव करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा और महंगा ऑपरेशन है। ओके, ये सब सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। लुकअप, रेंज, हैश, ये तो ऑप्शंस पैरालिसिस जैसा लगता है। अगर कोई गलत स्ट्रैटेजी चुन ले तो क्या होता है? यह चुनाव पूरी तरह से बिजनेस की जरूरतों और डेटा यूसेज पैटर्न्स पर निर्भर करता है।
और हाँ, अगर गलत स्ट्रैटेजी चुन ली तो उसे बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डिजाइन फेज में इस पर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। तो अब उन व्यावहारिक चुनौतियों पर आते हैं जिनका जिक्र सोर्स में किया गया है। हाँ, जो किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ आती हैं। जैसे रीबैलेंसिंग सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में डेटा को एक लाइव सर्वर से दूसरे पर मूव करना विदाउट डाउन टाइम, ये तो बहुत खतरनाक और मुश्किल काम होगा, है ना? ये शार्डिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है। समय के साथ कुछ शार्ड्स बड़े या ज्यादा बिजी हो सकते हैं। डेटा को रीबैलेंस करना जरूरी है, लेकिन ये एक महंगा और जटिल ऑपरेशन है। इसे लाइव सिस्टम पर करते हुए डेटा कंसिस्टेंसी बनाए रखना और परफॉर्मेंस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंज है। और डेटा कंसिस्टेंसी की बात करें तो जब डेटा अलग अलग जगहों पर हो तो उसे कंसिस्टेंट रखना तो और भी मुश्किल होगा। हाँ, डेटा कंसिस्टेंसी एक बड़ी चुनौती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी पाना बहुत मुश्किल है। क्लाउड सिस्टम्स में अक्सर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल का इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिस्टम कुछ समय बाद कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं। एप्लीकेशंस को इस डिले को हैंडल करने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। जैसे अगर एक यूजर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करता है, तो हो सकता है कि उसके दोस्तों को कुछ सेकंड तक पुरानी पिक्चर ही दिखे। अच्छा, समझ गया। चलिए इसे सोर्स में दिए गए उदाहरण से समझते हैं। एक बुक कैटलॉग वेबसाइट, ये इन कॉन्सेप्ट्स को और भी स्पष्ट कर देगा। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इस वेबसाइट में दुनिया भर की किताबों का डेटा है, जो इतना ज्यादा है कि एक सिंगल डेटाबेस उसे हैंडल नहीं कर सकता। तो समाधान के तौर पर उन्होंने डेटा को शार्ड करने का फैसला किया। उन्होंने शार्ड की के लिए क्या चुना? उन्होंने किताब के ISBN का आखिरी अंक, जिसे चेक डिजिट कहते हैं, चुना। ये 0 से 10 के बीच होता है, जिससे 11 लॉजिकल शार्ड्स बनते हैं। ये एक अच्छी की है क्योंकि ये स्टैटिक है। हाँ, और डेटा को मोटा मोटी समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करती है। और स्ट्रैटेजी कौन से इस्तेमाल की? उन्होंने द लुकअप स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया। एक अलग शार्ड मैप डेटाबेस है जो ये बताता है कि कौन सा चेक डिजिट यानी की किस फिजिकल डेटाबेस सर्वर पर है। अच्छा। शुरू में उन्होंने 11 लॉजिकल शार्ड्स को सिर्फ 3 फिजिकल सर्वर्स पर रखा। इसका फायदा ये है कि कल अगर लोड बढ़ता है तो वे बस एक चौथा सर्वर जोड़ सकते हैं और मैप को अपडेट करके कुछ लॉजिकल शार्ड्स को उस पर मूव कर सकते हैं बिना एप्लीकेशन कोड बदले। तो इसका वर्कफ्लो कैसा होगा जब कोई यूजर किसी किताब की डिटेल्स अपडेट करता है? जब वेबसाइट को किसी किताब की जानकारी अपडेट करनी होती है तो एप्लीकेशन कोड पहले किताब के ISBN से चेक डिजिट निकालता है। फिर वो शार्ड मैप डेटाबेस से पता करता है कि उस चेक डिजिट वाला डेटा किस फिजिकल सर्वर पर है। और एक बार सर्वर का पता चल जाए तो एप्लीकेशन सीधे उस सर्वर से कनेक्ट होके डेटा अपडेट कर देती है। ये सब एप्लीकेशन लॉजिक में हैंडल होता है, जिससे प्रोसेस सीमलेस लगता है। तो आज की इस पड़ताल से ये साफ है कि शार्डिंग एक पावरफुल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पैटर्न है जो सिंगल सर्वर की सीमाओं को तोड़ता है। लेकिन ये कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ डेटा को बांटना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसके साथ अपनी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी आती हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार, ये सॉस डेटाबेस शार्डिंग पर केंद्रित था, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पार्टीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिद्धांत एक बड़े सिस्टम में और कहां-कहां लागू हो सकता है। जैसे कि एप्लीकेशन सर्वर्स या कैशिंग लेयर्स पर। हाँ, एप्लीकेशन सर्विस, कैशिंग लेयर्स या यूजर ट्रैफिक के बारे में सोचें। लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने और फेलियर के सिंगल पॉइंट से बचने के सिद्धांत सिर्फ डेटा पर ही नहीं, बल्कि मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर में हर जगह लागू होते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आज के स्केलेबल सिस्टम्स की नींव रखता है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।